अनुशासन हम सभी के जीवन में बेहद मायने रखता है, क्योंकि अनुशासित रहकर ही हम सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर हम देखें तो पूरी प्रकृति एक अनुशासन से बंधी हुई है। सूरज का रोज एक ही दिशा में उगना अस्त होना अनुशासन का ही प्रमाण है। चांद, तारे, बिजली, बादल, सबका अनुशासन है। एक निश्चित गति से पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना या उनके उपग्रहों का अपनी गति से चलना उनके अनुशासन का ही परिचालक है। इनमें जब भी किसी का अनुशासन भंग होता है तब कुछ विनाशकारी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक इसी तरह हम सबके जीवन में भी अनुशासन का बहुत महत्व है। आत्म अनुशासन सफल जीवन के निर्माण की पहली सीढ़ी है। अनुशासन हमें नियंत्रण में रखता है। ये व्यक्ति को जिम्मेदार इंसान बनने में मदद करता है। यह व्यक्ति को आगे बढ़ने और सफलता पाने के लिए प्रेरित करता है। यह सच है कि अनुशासित जीवन के बिना हम अपने लक्ष्यों की दिशा में काम नहीं कर सकते हैं। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए हेलो इंडिया की शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय सुर्खियों के साथ। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। संसद भवन परिसर में एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। झारखंड के रांची में जेल परिसर में संग्रहालय बनाया गया है, जहां बिरसा मुंडा ने कैद के दौरान अंतिम सांस ली थी। इस मौके पर भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन भी आयोजित किया गया, जहां जनजातीय समाज को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर जनजातीय समाज का सम्मान किया जा रहा है। उनकी कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के गौरव के साथ याद किया जा रहा है। 15 नवंबर की ये तारीख धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती, झारखंड का स्थापना दिवस और देश की आजादी के अमृत महोत्सव का ये कालखंड, ये अवसर हमारी राष्ट्रीय आस्था का अवसर है। भारत की पुरातन आदिवासी संस्कृति के गौरव गान का अवसर है और ये समय इस गौरव को भारत की आत्मा जिस जनजातीय समुदाय से ऊर्जा पाती है, उनके प्रति हमारे कर्तव्यों को एक नई ऊंचाई देने का भी है। इसलिए आजादी के इस अमृत काल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचान देगा। इसी क्रम में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस में मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में पीपीपी मॉडल से पुनर्विकसित पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इसका नाम गौंड रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक और उज्जवल है, इसका नजारा भोपाल के इस आधुनिक स्टेशन पर दिखाई देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो सुविधाएं कभी एयरपोर्ट पर मिला करती थी, वो आज रेलवे स्टेशन में मिल रही हैं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर राज्य को कई रेल परियोजनाओं की सौगात भी दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे स्टेशन के पूरे इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आज से 175 से अधिक रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है।
बेंगलुरु में पीईएस विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। साथ ही अर्थव्यवस्था और अत्याधुनिक तकनीक नवाचारों से प्रेरित है। उन्होंने उच्च शिक्षा संस्थानों से आह्वान किया कि वो युवाओं को 21वीं सदी के कौशल से निखारें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ड्रोन उद्योग से रोजगार में भारी इजाफा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में आने वाले दशक में वैश्विक ड्रोन हब बनने की क्षमता भी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 16, 17 और 18 नवंबर को पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज को पारदर्शी और मजबूत बनाने पर चर्चा की जाएगी। वर्ष 1921 में पीठासीन अधिकारियों की पहली बैठक शिमला में हुई थी और इस बार 100वें वर्ष में सम्मेलन का आयोजन एक बार फिर से शिमला में हो रहा है। 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम अब मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में दिवंगत नेता मनोहर पारिकर के नाम पर संस्थान का नाम बदलने के लिए एक पट्टिका का अनावरण किया। पूर्व रक्षा मंत्री को श्रद्धांजलि देते हुए राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में मनोहर पारिकर को याद किया, जिन्होंने अपने समय के रक्षा मंत्री के रूप में संस्थान के काम को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया था। 57वें स्थापना दिवस पर MPIDSA को शुभकामनाएं भी उन्होंने दी और कहा कि संस्थान की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की सराहना भी उन्होंने की। भारत ने 99 देशों के विदेशी यात्रियों को दी क्वारंटीन फ्री यात्रा की अनुमति। ये वो देश हैं जो कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों की परस्पर मान्यता के लिए सहमत हुए हैं। इस संबंध में कोरोना वायरस के चलते रोक करीब 20 महीने पहले लगाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार श्रेणी ए के तहत सूचीबद्ध इन 99 देशों में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और रूस शामिल है। इन देशों के यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर नेगेटिव कोविड-19 RT-PCR रिपोर्ट के अलावा स्वघोषणा फॉर्म जमा कराना होगा। RT-PCR जांच यात्रा शुरू होने से 72 घंटे के भीतर की जानी चाहिए। जाने माने इतिहासकार और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे का कल पुणे में एक अस्पताल में 99 साल की उम्र में निधन हो गया। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि प्रख्यात साहित्यकार, इतिहासकार और कलाविद बाबा साहब पुरंदरे जी के निधन से सांस्कृतिक क्षेत्र में अपूर्णीय रिक्ति आई है। छत्रपति शिवाजी महाराज पर आपका लेखन सदैव एक प्रामाणिक संदर्भ रहेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बाबा साहेब पुरंदरे के निधन ने इतिहास और संस्कृति की दुनिया में एक बड़ा खालीपन पैदा कर दिया है। पुरंदरे के कारण भावी पीढ़ी छत्रपति शिवाजी महाराज से और अधिक जुड़ाव महसूस करेगी। हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी का निधन हो गया है। उनकी लिखी आपका बंटी, महाभोज ऐसी अनेक रचनाएं हैं जिन्हें हिंदी साहित्य में मील का पत्थर माना जा सकता है। मन्नू अपने लेखन में स्त्री मन का बखूबी चित्रण करते हुए पुरुषवादी समाज पर चोट करती थीं। उनके निधन से हिंदी साहित्य में एक पीढ़ी का अवसान हो गया। बड़ी राष्ट्रीय खबरों के बाद अब बात है NEWS यानी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ तमाम कोनों से राज्यवार खबरों पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने उत्तराखंड के चमोली में शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर तक करीब 1734 सैनिकों के आंगन की मिट्टी को सैन्य धाम देहरादून में इस्तेमाल के लिए इकट्ठा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये यात्रा उत्तराखंड के 13 जिलों और 700 प्रखंडों से होकर गुजरेगी। दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि वो प्रदूषण को कम करने के उपायों पर चर्चा के लिए राज्यों और दूसरी एजेंसियों की आपात बैठक बुलाएं।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र और राज्य सरकारों को दिल्ली और उसके आसपास के अपने कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए। प्रदूषण को कम करने के लिए किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए राजी किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुपति के श्री कपिलेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी मौजूद थे। अयोध्या के गोसाईगंज पहुंची अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल एनडीए का घटक दल है और रहेगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा के बाद ही सीटों का बंटवारा होगा। एक 108 साल बाद कनाडा से लाई गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा का काशी में स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राण प्रतिष्ठा की। इसके लिए काशी विश्वनाथ धाम को भव्य रूप से सजाया गया। हरियाणा में कल सभी पेट्रोल पंप बंद रहे। हरियाणा पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन ने अपनी मांगों के साथ हड़ताल का ऐलान किया है। हरियाणा पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन एक्साइज ड्यूटी में कटौती से डीलर्स को हुए नुकसान की भरपाई और डीलर कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिले में कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए आज से सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। लेह जिले में पिछले सप्ताह के दौरान कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ा है। केरल में मौसम विभाग ने एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य भर के बांधों में बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर चेरुथोनी, मुजियार और पेरिंगलुथु समेत 7 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेन्नई और इसके उपनगरीय इलाकों में 17 और 18 तारीख को तेज बारिश का अनुमान जताया है। दक्षिणी अंडमान सागर पर कल बना कम दबाव का क्षेत्र अब उत्तरी अंडमान की ओर बढ़ गया है। एक 104 साल की दादी का कमाल सामने आया। कामयाबी के लिए उम्र किसी की मोहताज नहीं होती, एक बार फिर उन्होंने ये साबित किया। ऐसा ही कुछ करके दिखाया है केरल की कुट्टी याम्मा ने। केरल के कोट्टयम में रहने वाली 104 वर्षीय वृद्ध महिला ने राज्य साक्षरता मिशन की परीक्षा में 89 अंक हासिल किए हैं। कुट्टी अम्मा को पढ़ाई का शौक है और वो सीखती और लिखती रहती हैं। राष्ट्रीय और राज्यवार सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की ओर। भारत के 19 साल के तीरंदाज मोहित ने कोरिया के खिलाड़ी को मात दी। हरियाणा के 19 साल के खिलाड़ी मोहित देशवाल ने सोमवार को एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के पुरुष कंपाउंड वर्ग में कोरिया के शीर्ष वरीयता प्राप्त चोई योंग ही को हराकर बड़ा उलटफेर किया। मोहित सेमीफाइनल में अनुभवी अभिषेक वर्मा का सामना करेंगे। कंपाउंड महिला वर्ग से ज्योति सुरेखा सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही हैं। वहीं रिकर्व वर्ग में भारतीय तीरंदाजों को एक बार फिर कोरिया के खिलाड़ियों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा। तो वहीं कंपाउंड वर्ग में 3 खिलाड़ियों ने भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा है। ब्रिटेन की सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन बूस्टर डोज के दायरे में अब 40 साल तक के लोगों को शामिल होने की मंजूरी दी है। अभी 50 या उससे अधिक उम्र के लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज दी जाती है। प्रतिरक्षण और टीकाकरण पर संयुक्त समिति ने सरकार को सलाह दी कि घातक वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए 40 से 49 आयु वर्ग के लोगों को दूसरी खुराक के 6 महीने बाद बूस्टर डोज दी जानी चाहिए। साथ ही JCVI ने टीकाकरण पर मंत्रियों को सलाह दी कि सभी 16 और 17 वर्ष के बच्चों को फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन की दूसरी खुराक पहली खुराक के कम से कम 12 हफ्ते बाद ही दी जाए।
भारत ने सोमवार को कहा है कि उसने नेपाल में क्षतिग्रस्त 50,000 मकानों के पुनर्निर्माण का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। नेपाल में 2015 में आए भूकंप में ये मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। दूतावास की ओर से सूचना दी गई है कि भारतीय दूतावास ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और परियोजना सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सहयोग से गोरखा और नुवाकोट जिलों में मकानों का पुनर्निर्माण का काम सफलतापूर्वक पूरा होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया। 2015 में आए विनाशकारी भूकंप ने हिमालयी राष्ट्र को बुरी तरह से प्रभावित किया था और इस आपदा में 9,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। 8 लाख से अधिक घर और स्कूल क्षतिग्रस्त हुए थे। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक देश की आबादी बढ़ाने के लिए ईरान का नया कानून महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। समूह ने कहा कि कानून ईरानी महिलाओं की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य आवश्यकताओं का उल्लंघन करता है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने मांग की है कि ईरान बिना किसी देरी के नए कानून को निरस्त करे और इसके उन सभी प्रावधानों को हटा दे जिससे ईरानी महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में नए कानून को 1 नवंबर को शूरा गार्जियन नामक एक राष्ट्रीय निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया था। कानून को देश की आबादी और सहायक परिवारों में युवाओं के अनुपात में वृद्धि के रूप में करार दिया गया है। कानून पुरुषों और महिलाओं की नसबंदी और ईरानी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में गर्भ निरोधकों के मुफ्त वितरण को प्रतिबंधित करता है। एक नए शोध के मुताबिक अमेज़न के जंगलों के अनछुए हिस्सों में भी जलवायु परिवर्तन का असर हो रहा है। पक्षियों के शरीर का आकार घट रहा है, उनके पंखों का फैलाव बढ़ रहा है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये बदलाव पोषण संबंधी और अन्य चुनौतियों की प्रतिक्रिया के रूप में आए होंगे। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा विशेष रूप से जून से नवंबर के सूखे मौसम के दौरान हुआ होगा। भारतीय सेना का एक साइकिलिंग दल बांग्लादेश पहुंचा। भारतीय सेना का साइकिलिंग दल जब बांग्लादेश पहुंचा तो बांग्लादेश के बेनापोल में सबसे पहले वहां पर पहुंचा, जहां से 15 नवंबर से 24 नवंबर तक बांग्लादेश सेना के साथ एक साइकिलिंग रैली में भाग लेंगे। ये रैली जैसौर से कोलकाता तक होगी। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश मुक्ति के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर इस रैली का आयोजन किया गया है। स्कॉटलैंड में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन पृथ्वी के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने और दुनिया को जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव से बचाने की वैश्विक सहमति और संकल्प के साथ संपन्न हो गया। सम्मेलन में सदस्य देशों ने वैश्विक तापमान का लक्ष्य हासिल करने के समझौते पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन अंतिम समय में कोयले और जीवाश्म ईंधन के उपयोग को लेकर कुछ असहमतियां भी रही। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रट ने देश में आंशिक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। इस दौरान 3 हफ्ते के लिए दुकानें और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, जबकि खेलकूद की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि ये कदम संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उठाया जा रहा है। और अब आज की गतिविधियों पर एक नजर डालते हैं। आज की गतिविधियों की बात करें तो प्रधानमंत्री आज सीएजी कार्यालय परिसर में पहले लेखा परीक्षा दिवस ऑडिट के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। साथ ही साथ आज की और अन्य गतिविधियों की बात करें तो प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में कारवल खीरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी करेंगे। वो वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए एक्सप्रेसवे पर निर्मित 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर आयोजित भारतीय वायुसेना का एयर शो भी आज देखेंगे। साथ ही साथ आज के अन्य गतिविधियों की बात करें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के शताब्दी वर्ष समारोह में भाग लेंगे। केमिकल और फर्टिलाइजर संबंधी समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी आश्वासन समिति की जो बैठक है वो आयोजित होगी। ये जानकारी हम आपको संसद की समितियों की जो बैठकें हैं उनकी दे रहे हैं। इनका अपना एक विशेष महत्व है। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी, व्यापार और गृह मामलों के संबंधी समिति की बैठक संसद भवन परिसर में होगी।
और आइए आज के कार्यक्रमों के बाद अब आज के दिन की बात करते हैं और जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में। आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 16 नवंबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 16 नवंबर वर्ष 1945 में यूनेस्को का गठन हुआ। यूनेस्को विश्व भर में सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करता है। वर्ष 1942 में कुछ यूरोपीय देशों द्वारा शिक्षा सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 1945 में ब्रिटेन में संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक आयोजित हुई, जिसका मकसद था एक शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्था का गठन करना। ये सम्मेलन 1 नवंबर से 16 नवंबर 1945 के बीच आयोजित हुआ, जिसमें 44 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में यूनेस्को की स्थापना का फैसला लिया गया। 16 नवंबर वर्ष 1966 से भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आज ही के दिन से ही भारतीय प्रेस परिषद ने विधिवत कार्य करना शुरू किया था। भारतीय प्रेस परिषद का गठन वर्ष 1966 में प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत किया गया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य देश में आम लोगों को प्रेस के बारे में जागरूक करना और उनको प्रेस के नजदीक लाना है। वर्तमान में पत्रकारिता जन जन तक सूचना पहुंचाने का मुख्य साधन बन चुका है। 16 नवंबर वर्ष 1930 में मिहिर सेन का जन्म पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध लंबी दूरी के तैराक थे। वर्ष 1958 में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले मिहिर सेन भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के पहले तैराक थे जिन्होंने इस कीर्तिमान को छुआ। पेशे से वकील मिहिर सेन को वकालत करने के दौरान ही इंग्लिश चैनल पार करने का जुनून चढ़ा और अंततः उन्होंने वर्ष 1958 में इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया और अपने जुनून को पूरा किया। उन्होंने 14 घंटे 45 मिनट में अपना लक्ष्य हासिल किया। मिहिर को वर्ष 1959 में पद्मश्री और वर्ष 1967 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आइए इतिहास के पन्नों के बाद अब बात करते हैं हमारी आपकी सेहत की। और आज इस सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं सेपरेशन एंजाइटी की, जो बच्चे के विकास से जुड़ी एक अवस्था होती है। बचपन में माता पिता से अलग होने पर बच्चों को ये समस्या होती है। एक्सपर्ट से जानते हैं कैसे करें इस मानसिक समस्या का निदान। आज हम बात कर रहे हैं सेपरेशन एंजाइटी की। मेरे पास एक बिटिया आई 18 साल की, जो जा रही है अपनी हायर स्टडीज़ के लिए बाहर। वो विदेश जा रही है और वो बोली मुझे नहीं जाना, मैं कभी रही नहीं हूँ मम्मी पापा के बिना, मैं कैसे रहूँगी, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मैं स्विट्ज़रलैंड जा रही हूँ, मैं कभी पहले भी नहीं गई हूँ, मुझे पता नहीं कि और कैसे बच्चे होंगे, मुझे कैसे ट्रीट करेंगे। तो मैंने माँ बाप को बात करी, उन्हें बताया कि बेहतर रहेगा अगर वो जाके उसको छोड़ के आएँ और थोड़े दिन उसको सेटल कर सकें। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें होती हैं कि जब बच्चा घर पहली बार छोड़ता है तो उसे सेपरेशन एंजाइटी हो जाती है। वो बहुत घबरा जाता है क्योंकि पहली बार बाहर निकलता है। चाहे ज़रूरी नहीं है बच्चा विदेश जा रहा हो, कहीं बच्चे एक शहर से दूसरे शहर पढ़ने जाते हैं। मेरे पास एक और केस आया था उदय का, वो जा रहा था इंजीनियरिंग करने, पटियाला जा रहा था वो, और उसे था कि मैं कभी गया ही नहीं उस शहर में, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, कोई मेरा दोस्त बनेगा कि नहीं बनेगा, वहाँ पे एक डिसिप्लिन होगा, वहाँ पे एक टाइमिंग होगी और वो मुझे उसका कायदा जो है वहाँ का कॉलेज का वो मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि अगर बच्ची की आप सपोर्ट करें, उसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें और अगर आप जाके उस कॉलेज में या उस संस्था में जाके उसको रूबरू करवाएं टीचर्स के साथ और बच्चों के साथ, और एक बार अगर आप जाके उस कैंपस को देख लें बच्चे के साथ कि लाइब्रेरी कहाँ है, डाइनिंग एरिया कहाँ है, कहाँ पे आपकी क्लासेस हैं, कहाँ पे आपको रिक्रिएशन है, तो बच्चे के अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाता है। उसे लगता है कि ठीक है अब मैं सेटल हो रहा हूँ। तो ये सेपरेशन एंजाइटी बहुत कॉमन होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा आपका ज़िद कर रहा है या तंग कर रहा है या आपको परेशान कर रहा है। सेपरेशन एंजाइटी किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। ज़रूरी नहीं है जो बच्चे जा रहे हैं बोर्डिंग स्कूल उन्हीं के अंदर सेपरेशन एंजाइटी आए। सेपरेशन एंजाइटी तब भी हो सकती है कि जब आपका नया जॉब लगता है दूसरे शहर में और फिर आप घबराते हैं कि
वहाँ का कैसा वातावरण होगा, वहाँ के रेस्टोरेंट कैसे होंगे, वहाँ के आप कहाँ ड्राई क्लीनर के पास जाएंगे, कौन सा पार्लर आपको मिलेगा वहाँ पे जाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों से जहाँ आप यूज्ड टू होते हैं एक तरह की ज़िंदगी व्यतीत करना, और वहाँ से अपरूट करा जाए तो कई बार सेपरेशन एंजाइटी हो जाती है। कई लड़कियों को सेपरेशन एंजाइटी हो जाती है शादी के बाद, क्योंकि वो कभी अपनी फैमिली से दूर ही नहीं गई। तो ये अगर हम चीज़ें ध्यान रखें कि ये सेपरेशन एंजाइटी हो रही है, तो हम एक दूसरे की सपोर्ट कर पाएंगे और हेल्प कर पाएंगे। तो सेपरेशन एंजाइटी किसी को भी हो सकती है, और प्रीति मुझे लगता है जब बात बच्चों की हो तो थोड़ा ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है। बिल्कुल, और कभी कभी इन चीजों के जो गहराई है वो हम नहीं समझते। हम सोचते हैं ठीक है बच्चे को हम बाहर पढ़ने भेज रहे हैं, थोड़ी बहुत एंजाइटी होगी, लेकिन हो सकता है कि वो उसके मन में गहरे तक असर कर रही हो। इसलिए इसे समझे, और जैसे एक्सपर्ट की राय है उस हिसाब से अगर हम आगे कदम उठाएं तो जाहिर तौर पर बच्चों को और माता पिता दोनों की जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं कम होगी। बिल्कुल, और इसी के साथ अब घड़ी इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं उत्तर प्रदेश के वृंदावन में चल रहे ब्रज रज उत्सव के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियों के साथ। बिल्कुल, आप देखिए ये झलकियां और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जुगन चली, महलों में पली बन के जुगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला।